आज हम पाल वंश का इतिहास पढ़ेंगे। देखिए, पाल वंश में 3 प्रमुख शासक हुए, जिनमें पहला है गोपाल, जिसने 750 से लेकर 770 तक शासन किया। उसके बाद दूसरे प्रमुख शासक का नाम है धर्मपाल, और उस धर्मपाल ने 770 से लेकर 810 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद तीसरा प्रमुख शासक है, या धर्मपाल का उत्तराधिकारी है, उसका नाम है देवपाल। और देवपाल ने 810 ईस्वी में शासन करना शुरू किया और 850 यानी करीब 40 साल तक शासन किया। देखिए, अगर हम बात करें पहले गोपाल की, जो कि इस वंश का संस्थापक है, तो गोपाल को इसका संस्थापक बना। और गोपाल किसी उच्च परिवार से नहीं था, बल्कि एक साधारण परिवार से था। इसके पिता सैनिक थे, यानी ये सैनिक का पुत्र था। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो अगला शासक बना वो धर्मपाल हुआ। धर्मपाल इसका सबसे प्रतापी और महान शासक हुआ। धर्मपाल ने साम्राज्य विस्तार की भी योजना बनाई, और धर्मपाल ने तो इसके लिए ना हमें उस समय के भारत को समझना होगा, और ये देखना होगा कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन सा राजवंश शासन कर रहा था। तो देखिए, जैसे हम बात करें तो उस समय बंगाल में पाल वंश का शासन था। इधर गुजर प्रतिहार शासक शासन कर रहे थे। और नीचे दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट शासक शासन कर रहे थे। क्योंकि बात कर रहे हैं धर्मपाल की, हम पढ़ रहे हैं धर्मपाल को, तो धर्मपाल ने, जो कि बंगाल में शासन करता था, और बंगाल और बिहार का कुछ क्षेत्र उसके अधीन था, और इधर गुजर प्रतिहार शासन कर रहे थे। और गुजर प्रतिहार शासक ने सबसे पहले पाल वंश पर चढ़ाई की, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। उसके बाद उसी समय पर राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने गुजर प्रतिहार शासकों पर चढ़ाई की, और जिसके कारण से गुजर प्रतिहार शासकों को राजस्थान में शरण लेनी पड़ी। और लेकिन इससे और ध्रुव जो है वो गुजर प्रतिहार शासक को हराकर दक्षिण भारत में लौट गया, साउथ इंडिया में वापस लौट गया। इससे पाल शासकों के लिए रास्ता साफ हो गया, और पाल शासकों ने इसका फायदा उठाते हुए धर्मपाल ने गुजर प्रतिहार शासकों पर कन्नौज पर चढ़ाई की और कन्नौज को जीत लिया। कन्नौज को जीत लिया। और लेकिन यह जो धर्मपाल की विजय थी, यह स्थायी न रह सकी, क्योंकि उसी समय पर गुजर प्रतिहारों में एक शासक था नागभट्ट सेकंड। उसने अपनी शक्ति को पुनर्स्थापित किया, और उसने धर्मपाल को कन्नौज से भागने के लिए विवश किया। और जब धर्मपाल पीछे हटा, लेकिन उसे बिहार में मुंगेर के पास नागभट्ट सेकंड ने हरा दिया। और इस प्रकार हमने देखा कि धर्मपाल ने साम्राज्य विस्तार की योजना बनाई। उसने उत्तर भारत को जीतने का प्रयास किया, लेकिन उसकी ये विजय जो है वो स्थायी न रह सकी। उसके बाद लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि उस समय के साम्राज्य विस्तार की अगर बात की जाए, तो पाल वंश का साम्राज्य उस समय में पूरे बंगाल और अधिकतर बिहार तक फैला हुआ था। तो वो उन्हीं के, यानी बंगाल और बिहार उन्हीं के अधीन आता था। उसके बाद देवपाल शासक बना। देखिए, उत्तर भारत में बार बार मिलने वाली हार के कारण से पाल राजाओं को अब और दूसरे स्थानों पर उसके अपने विजय के लिए दूसरे स्थानों पर ढूंढने का प्रयास करना पड़ा, और उन्होंने उत्तर भारत पर विजय करने का सपना छोड़ दिया। उसके बाद देवपाल ने
देवपाल की अगर हम बात की जाए तो देवपाल ने असम को, जो कि जिसका नाम प्राग ज्योतिषपुर था, और उड़ीसा को और आज के नेपाल को जीत लिया था। जो आधुनिक नेपाल है उस पर उसने अपने अधीन कर लिया था। यानी हम कह सकते हैं ये पाल राजा थे तो वैसे अगर पाल राजा थे तो बंगाल के शासक, लेकिन अधिकतर बिहार में और साथ में उड़ीसा में, असम में और आधुनिक नेपाल में भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। तो ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं पाल राजाओं के बारे में जानकारी देने के स्रोत। भाई पाल राजाओं के ऐसे कौन कौन से स्रोत है जो पाल राजाओं के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। तो उसके लिए देखिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा यहाँ से। तो जानकारी के जो प्रमुख स्रोत है, जानकारी के जो प्रमुख स्रोत है, उन जानकारी के प्रमुख स्रोतों में तो जानकारी के प्रमुख स्रोतों में अगर हम बात की जाए तो उनमें सबसे प्रमुख स्रोत है सुलेमान 9वीं सदी के अंत में, सदी के अंत में सुलेमान नामक अरबी सौदागर भारत आया और उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। उस यात्रा वृत्तांत में तो एक तो ये स्रोत है और दूसरा है तिब्बती यात्रा वृत्तांत, तिब्बती यात्रा वृत्तांत। और ये जो तिब्बती यात्रा वृत्तांत है ये 17वीं सदी में लिखे गए। और जो सुलेमान नाम का अरबी यात्री भारत आया था वो 9वीं सदी में आया। यानी ये दो प्रमुख स्रोत है जो हमें पाल शासकों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो देखिए अब इनके बारे में देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या बताया। देखिए जो सुलेमान है, सुलेमान ने वो धर्मपाल को धर्मा कहता है, धर्मपाल को वो धर्मा कहता है और वो धर्मपाल की, और वो कहता है कि जो धर्मपाल धर्मा है वो लगातार युद्धों में लगा रहता है, यानी वो युद्ध करता है, युद्धों में लगा रहता है। और दूसरा उसने धर्मपाल की सेना की प्रशंसा की, सेना की प्रशंसा की। सुलेमान कहता है कि धर्मपाल के पास एक बड़ी सेना है, 50,000 हाथी है उसके पास, यानी 50,000 हाथियों को लेकर चलना, 50,000 हाथियों को लेकर चलना धर्मपाल का कायदा है। और करीब 10,000 से लेकर 15,000 लोग तो कपड़ों की, सेना के कपड़ों की धुलाई में ही लगे रहते हैं। तो सुलेमान कुल मिला के धर्मपाल की सेना की बड़ी प्रशंसा करता है। उसे लगता है कि भाई धर्मपाल के पास बहुत बड़ी सेना है। चलो आंकड़े कुछ भी हो, भाई उसने बताया कि 50,000 हाथी लेकर चलना उसका कायदा है और 10-15,000 लोग तो कपड़ों की धुलाई में ही लगे रहते हैं। आंकड़े कुछ भी हो सकता है कि इन आंकड़ों में अतिशयोक्ति हो, लेकिन कुछ भी हो फिर भी ये बात तो माननी ही होगी कि धर्मपाल के पास एक बड़ी सेना थी। अब देखिए सेना का स्वरूप क्या था। सेना सामंती थी या फिर स्थायी थी, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। सेना को नगद वेतन मिलता था, सेना को नगद वेतन मिलता था, सेना को नगद वेतन मिलता था या भूमि मिलती थी, इस विषय में भी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये जरूर है कि धर्मपाल के पास एक बड़ी सेना थी और ऐसा सुलेमान जो अरबी सौदागर भारत आया था उसने कहा है। फिर दूसरा जो जानकारी का, पाल शासकों की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है
वो उसके यात्रा तिब्बती यात्रा वृत्तांत है। तो जो तिब्बती यात्रा वृत्तांत में धर्मपाल को या पाल शासकों को, तिब्बती यात्रा वृत्तांत में पाल शासकों को बौद्ध धर्म और ज्ञान विज्ञान का, बौद्ध धर्म व ज्ञान विज्ञान का संरक्षक बताया, ज्ञान विज्ञान का संरक्षक बताया। तिब्बती यात्रा वृत्तांत कहते हैं कि जो पाल शासक है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी है और वो ज्ञान विज्ञान के संरक्षक है, यानी उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए, कुछ ऐसी संस्थाओं की स्थापना की है जिससे कहा जा सकता है कि उन्होंने ज्ञान विज्ञान की बढ़ोतरी में, उनके विकास में भूमिका निभाई। जैसे देखिए, अगर हम पाल शासकों की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है को 200 गांव दान दिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान दिए गए, जिनसे आने वाले रेवेन्यू से नालंदा विश्वविद्यालय का रखरखाव होता था। और फिर साथ में ही धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय ख्याति में नालंदा विश्वविद्यालय से कुछ ही कम था। बहुत मतलब नालंदा विश्वविद्यालय तो पूरे विश्व प्रसिद्ध था, साथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी ख्याति में, प्रसिद्धि में नालंदा विश्वविद्यालय से थोड़ा ही कम था। इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बताओ विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में किसने की, तो उसका आंसर है धर्मपाल ने की। तो हम कह सकते हैं कि जो पाल वंश के शासक थे वो ज्ञान विज्ञान के संरक्षक थे। और ये तिब्बती यात्रा वृत्तांत हमें ऐसा बताते हैं। और साथ में 9वीं सदी में जो सुलेमान अरबी यादरी आया, उसने कहा कि उनके पास, उन्हें सेना की बड़ी प्रशंसा की, विशाल सेना का स्वामी बताया धर्मपाल को, और वो धर्मपाल को धर्मा या रूमा कहता है। उसके बाद बच्चों, अगर हम बात करें कि धर्मपाल के पाल शासकों का धर्म क्या था। अगर हम धर्म की बात करते हैं तो पाल शासकों का धर्म था बौद्ध धर्म। ये सभी लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। लेकिन बौद्ध धर्म का अपना जो व्यक्तिगत धर्म इन लोगों राजाओं का था वो तो बौद्ध था, लेकिन दूसरे धर्मों को भी ये के प्रति भी, दूसरे धर्मों को भी संरक्षण देते थे और उनके प्रति भी ये सहिष्णु थे। तो ये धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। तो कोई साक्ष्य बताओ जिससे पता लगे कि भाई सहिष्णु थे। तो देखिए, इनका अपना धर्म था बौद्ध, लेकिन मैंने कहा कि धर्म धार्मिक रूप से ही सहिष्णु थे, दूसरे धर्मों को भी ये सम्मान करते थे, उन्हें संरक्षण प्रदान करते थे। जैसे इनके साम्राज्य में शैव लोग और वैष्णव धर्म को भी इन्होंने संरक्षण दिया, का संरक्षण किया। उत्तर भारत से बहुत सारे ब्राह्मण, उत्तर भारत से बहुत से ब्राह्मण थे जो इनके, जो पाल साम्राज्य में बस गए थे, साम्राज्य में बस गए थे, उनको दान दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि पाल जो शासक थे वो धार्मिक रूप से तो अपना, उनका व्यक्तिगत धर्म तो था बौद्ध धर्म, लेकिन वो धार्मिक सहिष्णु थे, अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे, उनके विकास में सहायक थे और किसी भी धर्म को प्रताड़ित या पीड़ित नहीं करते थे। तो इनका मतलब, उनका व्यक्तिगत रूप से अगर धर्म की बात की जाए तो वो बौद्ध धर्म था। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं तिब्बत के साथ पाल शासकों के सांस्कृतिक संबंध। देखिए, तिब्बत के साथ सांस्कृतिक संबंध थे पाल शासकों के। पाल शासकों के तिब्बत के साथ सांस्कृतिक संबंध थे। तिब्बत में, क्योंकि भारत के दो ऐसे बौद्ध विद्वान थे जो तिब्बत में गए और उन्होंने वहां पर तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। जैसे एक का नाम है शांतरक्षित और दूसरा बौद्ध विद्वान था दीपांकर, जिसे अतिश भी कहते हैं। तो ये लोग पाल शासकों के समय में ये लोग तिब्बत गए और तिब्बत में उन्होंने
में बौद्ध धर्म के एक रूप को प्रचलित किया, और इन्हीं के परिणाम स्वरूप तिब्बत के बहुत सारे ऐसे, तिब्बत से कुछ ऐसे यात्री आए जिन्होंने भारत की यात्रा की और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। तो इस तरह से तिब्बत के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध थे। हमारे दो विद्वान कौन से बताइए, शांतरक्षित और दीपांकर अतिश, ये तिब्बत गए थे, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार वहाँ किया था। उसके बाद देखिए बौद्ध पाल शासकों के शैलेंद्र शासकों से भी सांस्कृतिक संबंध थे। ये जो शैलेंद्र शासक है, ये शैलेंद्र शासक जैसे हमारे दक्षिण पूर्व में शासक थे, जैसे हमारे देश है तो देश में दक्षिण पूर्व में जो शासक थे, जैसे यहाँ पर मलाया, सुमात्रा, इस तरह के देश, ये लोग जो राजा थे शैलेंद्र राजा, इनका अपना धर्म भी बौद्ध था, ये भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और इन शैलेंद्र राजाओं ने पाल शासकों के साम्राज्य में, यानी नालंदा विश्वविद्यालय में एक मठ खोलने की अनुमति मांगी। जिसके लिए उन्होंने अपना एक राजदूत को वहां, अपने राजदूत पाल शासकों के दरबार में भेजे और यह प्रार्थना मान ली गई, यानी शैलेंद्र राजाओं की यह प्रार्थना मान ली गई। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं शैलेंद्र शासकों के साथ में पाल राजाओं के अच्छे संबंध थे। ठीक है, तो उसके बाद हम दक्षिण पूर्व एशिया और चाइना के साथ व्यापारिक संबंध, दक्षिण पूर्व एशिया व चीन के साथ में पाल शासकों के संबंध। तो देखिए हम जानते हैं कि भाई दक्षिण पूर्व के जितने भी देश थे, और चाइना के साथ में ये चाइना है, चीन के साथ में पाल शासकों के अच्छे व्यापारिक संबंध थे। पाल शासक चाइना के साथ में और दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश थे उन सब के साथ में व्यापार करते थे, और जिससे उनके साम्राज्य में बंगाल में समृद्धि बढ़ी। और साथ में पाल राजाओं के फारस की खाड़ी के जो अरब के पास के देश है, फारस की खाड़ी के साथ भी अच्छे व्यापारिक संबंध थे, खाड़ी से भी व्यापारिक संबंध थे। तो पाल शासकों में जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी, कूटनीतिक अच्छे संबंध थे, व्यापारिक अच्छे संबंध थे, और सांस्कृतिक संबंध भी अच्छे थे। और इसी के साथ में बस ये टॉपिक यहाँ ही समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।